आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन और क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और बेटा पिछले क्लास में हम मोलरिटी एंड मोलैलिटी की बात हमने कर ली थी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो चलिए जल्द से नॉर्मेलिटी को भी खत्म करते हैं और साथ में हम नॉर्मेलिटी के साथ नॉर्मेलिटी बेटा साथ में हम नॉर्मेलिटी के साथ मैं आप चेक कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, और मैं कह रहा हूं साथ में हम नॉर्मेलिटी के साथ क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी के साथ हम जो मोल फ्रैक्शन है उसको भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी। बेटा नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इट इज ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट is divided by gram equivalent of solute is divided by volume of solution। ठीक है, अगर ml में दिया हो इन ml, अगर ml में दे रखा हो तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर 1000 से, ये आपको पता ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोलैलिटी एंड अगर मोलैलिटी एंड यानी कि मैं कहना चाहता हूं अगर आपने जो लेक्चर नंबर 2 है अगर वो नहीं देखा तो प्लीज वो देख लेना, नहीं तो आपको ये वाली कहानी समझ में नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज आई है, एक टर्म आई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे बेटा? बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि हमें सबसे पहले सोल्यूट के मास में डिवाइड कर देना होगा, यानी कि सोल्यूट के मास को हम डिवाइड करना होगा इक्विवेलेंट वेट से। किससे बेटा? इक्विवेलेंट वेट से। सर अभी एक और नई टर्म आ चुकी है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ठीक है, ये नई नई टर्म्स आ रही हैं, इसको हमें पढ़ना होगा। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अब ये क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट का मोलर मास डिवाइडेड बाय हमें उसका वैलेंसी निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? वैलेंसी। अब ये वैलेंसी से हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो ये है हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आपको नॉर्मेलिटी आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल आपको क्या करना है? ओनली फॉर्मूला नोट करना है। ठीक है, आगे के सेशन में आपको बताऊंगा कि आपको इसे किस तरह से क्या करना होगा, इंप्लाइज करना होगा। तो अभी आपको ओनली फोकस करना है फॉर्मूलाज पर। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन की। तो व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन? तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के, एंड फिर हम क्या कर देंगे, इस क्लास को भी एंड कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। किसकी बात करने बेटा? मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं, काफी देर से क्लास ले रहा हूं तो मार्कर भी हमारा ढाबा बोल चुका है। मार्कर भी हमारा ढाबा बोल चुका है रे बाबा, मार्कर भी हमारा ढाबा बोल चुका है। मार्कर ने भी जान दे दी, ये मार्कर भी जान देगा रे बाबा। ओके बेटा, चलिए बेटा बात करते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन का होता है, अरे सर बोलते ही रहोगे, बताओ कि। तो बेटा मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, it is the number of moles of the one component of the one component। ठीक है, यहां तक आपको दिखा रहा है। और it is the number of moles of one component to the number of moles of
to the number of moles of all components present in solution। सर ये इतनी बड़ी लाइन तो लिखा दी आपने, बट सर रियलिटी में हमको घंटा समझ नहीं आ रहा कि सर इसमें होगा क्या। बेटा मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता। अरे मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है जब हम मोल फ्रैक्शन, तो मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और इसका साइन भी हम फ्रैक्शन। बेटा इसका साइन भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और कई लोग इसे इसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग केस है, तो आप अपनी मर्जी, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लिखेंगे। मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है और इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो आपका पास क्या है, ए आपके पास, सॉरी बी मान लेता हूं, बी तो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, तो हम लिख देता हूं बी इज सॉल्वेंट। आज सर सॉल्वेंट, और सर इसमें आपने थोड़ी बहुत मात्रा ए की मिला रखी है, ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा, सर ये आपने जो भी मिला रखा है मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, ये आपने मात्रा ए की मिला रखी है, और सर ये क्या है, ये है ए, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है ए, और ए इज ए सॉल्यूट, ए क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, हाँ ए इज सॉल्यूट। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। यहाँ पे वन कंपोनेंट क्या है, दो तरह के कंपोनेंट्स है, तो ए का कंपोनेंट, ए के जो हमें क्या लिखना है, मोल्स, तो मैं लिख देता हूं एन ए, एन ए का मतलब होगा ए के मोल्स, ए के मोल डिवाइडेड बाय कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट है, ऑल कंपोनेंट इन द प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स है, ए और बी, इनके अलावा तो कोई नहीं, इन दोनों के मोल, इन दोनों के हमें मोल लिखने हैं, तो इन दोनों के मोल, सर इन दोनों के मोल क्या होंगे, एन ए प्लस एन बी, यही तो होंगे, ठीक है। तो ये किसके टर्म्स में है, ठीक है, ये है किसके टर्म्स में, अच्छा ये, अच्छा मोल फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, ठीक है। अगर वैसे मैं बताऊं तो ये है सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहां पर मैं इस टर्म्स को मिटा के हटा के लिख देता हूं, सॉरी, साइन तो आपको पता लग गया है, ठीक है। तो यहां पर साइन, अच्छा मोल फ्रैक्शन का मैं यहाँ पे साइन लिख देता हूं, ये है काई से, और मैंने बताया ना कई लोग इसे एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्स या फिर काई ऑफ, यानी ये किसका साइन है बेटा, मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी ज्यादा दूर लग दिया मैंने, एक्स या फिर काई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि किसके है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हो सॉल्वेंट के, तब क्या करूंगा बेटा, सॉल्वेंट, अगर मुझे सॉल्वेंट के निकालने हो तब क्या करूंगा, तब कुछ नहीं सर, ऊपर आप एन भी ले लोगे और नीचे तो सेम ही रहेगा सर, क्योंकि टोटल तो यही रहेंगे। अच्छा मान लीजिए कि इसमें कोई तीसरा पदार्थ और आ जाए, तब क्या करोगे, तो तब आप NC और जोड़ देना, चौथा आ जाए तो ND जोड़ देना, आपकी मर्जी, जितना भी आए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं मान रहा हूं इसको मैं काई1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको मैं x2 या काई2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो याद रखना एक सॉल्यूशन के लिए अगर आप काई1 यानी कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहां तक हमारी कंप्लीट होती है क्लास ऑफ लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के चैप्टर में हमने अभी तक बात कर ली है बेटा मोलरिटी की, मोलैलिटी की, नॉर्मेलिटी की और मोल फ्रैक्शन की। तो यहां तक काफी लंबा चौड़ा सिलेबस हमने कर लिया है, वैसे नहीं कहूंगा, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आएंगे, डेविएशन भी आएंगे, राउट लॉ और हेनरी लॉ, तो काफी सारे लॉज आएंगे और उनको हमें पढ़ना है। लेकिन अभी तक जो बेसिक टर्म्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा मैं आपको बता दूं मोलरिटी और मोलैलिटी इन दोनों से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार मोल फ्रैक्शन से भी पूछ लेता है, इन अपनी जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, समझ में नहीं आए तो वापस से क्या करना है, क्लास को देखना। ओके, मिलते हैं।